नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज छठा प्रैक्टिस सेट है और यह 18 सितंबर 2018 के तीसरे शिफ्ट का प्रश्न है और इस शिफ्ट में टोटल 21 प्रश्न पूछे गए थे साइंस के। हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मैं एक्सप्लेन किया था। तो इसका आंसर होगा क्यूटीन। क्यूटीन बाह्य त्वचा पर पाया जाता है और मोम जैसा पदार्थ होता है। इससे फायदा क्या होता है कि जल का वाष्पीकरण कम होता है और रेगिस्तान में जितने भी पौधे होते हैं उनको पानी की आवश्यकता कम होती है। इसीलिए यहाँ पर जो रेगिस्तानी पौधे हैं उनमें क्यूटीन पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु के बारे में 6 कार्बन 12, यह कार्बन का जो नीचे लिखा है ये परमाणु क्रमांक है और इसको परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि एक कंसेप्ट आपका बन जाए। देखिए, यहाँ पर नीचे परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक मतलब उसकी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। इतना याद रहे कि प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक होता है। और याद रहे, जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन है इसका मतलब, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो 12 दिख रहे हैं इसके में आपके पास क्या होगा कि न्यूक्लियॉन इसको बोलते हैं, न्यूक्लियॉन, ठीक है ना। न्यूक्लियॉन में होता क्या है तो कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये जो परमाणु भार होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इस 12 में प्रोटॉन भी है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? तो 6 न्यूट्रॉन है, क्योंकि इसमें ये 6 वाला जो पार्ट दिख रहा है ये इसमें ऑलरेडी है, क्योंकि 6 प्रोटॉन है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या होता है और ये प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर है, तो प्रोटॉन 6 है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम हल करें तो परमाणु भार 12, न्यूट्रॉनों की संख्या पता नहीं, परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या 6, तो न्यूट्रॉन कितने आए? न्यूट्रॉन 6 आए। इसका मतलब यह हुआ कि इस कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन तथा 6 न्यूट्रॉन हैं। तो आइए देखिए ऑप्शन कैसा क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है इसमें 12 न्यूट्रॉन है, ये गलत हो गया क्योंकि 6 ही न्यूट्रॉन है। इसमें 6 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, गलत हो गया। 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, यही ऑप्शन सही हो गया। तीसरा ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। याद रहे परमाणु भार प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, जबकि परमाणु क्रमांक उसकी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। न्यूमेरिकल है अब, 80 केजी की वस्तु 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति क्या होगी? तो देखिए, शक्ति क्या होता है? कार्य बट्टे समय, कार्य करने की समय दर को क्षमता या शक्ति कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, ऊर्जा भी एक प्रकार का कार्य है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसमें अगर परिवर्तन करते हैं तो वो भी क्या होता है? हमारा शक्ति होता है। तो यहाँ पर शक्ति बराबर क्या होता है हम लोग सीख चुके हैं इससे पहले वाले ही प्रैक्टिस सेट में और इसके पहले वाले ही वीडियो में कि पावर इज इक्वल टू, मतलब P इज इक्वल टू W/T, ठीक है ना। तो ये W क्या होता है? वर्क होता है, वर्क का मात्रक जूल और ऊर्जा का भी मात्रक जूल। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, द्रव्यमान दिया है। याद रखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा न्यूमेरिकल समझने के लिए। द्रव्यमान दिया है, उसके बाद में हाइट भी दिया है, ठीक है ना। द्रव्यमान कितना दिया था? 80 केजी, हाइट जो है 40 मीटर। तो ये 80 केजी लिख दे रहा हूँ मैं और ये 40 मीटर लिख दे रहा हूँ। और आप देखेंगे कि टाइम दिया है 40 सेकेंड है क्या? 50 सेकेंड है, ठीक है ना, 50 सेकेंड, ठीक। तो आप ये बताइए कि कौन से ऊर्जा में M और H आता है? तो पोटेंशियल एनर्जी में आता है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे आप, यहीं पर P इज इक्वल टू
mgh। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये mgh/t, देखिए हमने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है या फिर जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है, या PE दोनों ही बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, PE इज इक्वल टू mgh। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है, ऊंचाई। देखिए ऐसा सवाल मैं क्या करूंगा कि आप लोगों के लिए स्पेशल अगर आप कहेंगे तो कार्य सामर्थ्य, ऊर्जा का, विद्युत का और प्रकाश का न्यूमेरिकल का ही एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, या एक एक वीडियो इन सभी टॉपिक का बना दूंगा। टॉपिक का क्या, मैं तो कहता हूं कि विद्युत का मैंने वीडियो बनाया है बाकायदा, आप उसको जाकर देखें। नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो पर आप कमेंट करें, मैं फिर से एक वीडियो आपको बना दूंगा। तो देखिए m का वैल्यू कितना था, 80 kg। g का वैल्यू आपको पता ही है 10 होता है, 10 ही रखना है। और h का वैल्यू दिया था 40 मीटर, यही दिया था 40 मीटर रख दिए, ठीक है। अब समय कितना दिया है, 50 सेकेंड। इसी को हल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 8 40 और 8 8 64, 64 पर 1 0, ठीक है ना। इतना वाट का आपका क्या हो जाएगा, शक्ति 640 आंसर सही होगा। तो 640 आंसर ये हो गया, वाट कहिए या जूल सेकेंड, ठीक है, आंसर सी सही होगा। देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता, लेकिन आपको समझाने हेतु मैंने यह प्रयास किया कि आपको ये समझ में आ जाए कि ऐसा सवाल कैसे करते हैं। सवाल अगर नया लग रहा हो तो राइट डाउन तुरंत नोट में करिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इससे हम मतलब मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। देखिएगा, ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में जाना जाता है या नामित किया गया है, स्कैंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम कि जर्मेनियम। तो देखिए यहाँ पर दिया एका एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम आंसर मत लगा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि जितना एका लिखा होता है, ये ईका लिखा है हालांकि एका होता है, तो एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, ठीक है ना, और एका सिलिकॉन, ये जो तीन हैं, इन तीन के बारे में मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में भविष्यवाणी की थी। और भविष्यवाणी जब ये किए थे तो इन्होंने बताया था कि इस घनत्व का, इस परमाणु भार का और ऑक्सीजन के साथ ऐसा यौगिक बनाने वाला तत्व इसी वर्ग में रहेगा। देखिए जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ फिर से। आवर्त सारणी से सवाल है तो मुझे लगता है कि आवर्त सारणी अच्छे से आपको बताना चाहिए। ये देखिए मैं पी ब्लॉक लिख रहा हूँ, बस ये पी ब्लॉक है, ठीक है ना, पी ब्लॉक। अब इस पी ब्लॉक में क्या है, इस पी ब्लॉक में क्या है कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा एक डी ब्लॉक में भी है। पी ब्लॉक में क्या था, बोरान मतलब बैगन, आलू, ठीक है ना, गाजर, इन, थैला, तो एक Tl भी था, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या था, का, सी, गए, ये Ge है, ठीक है ना, जन गए, शंकर, पार्वती, ठीक। पांचवा क्या था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो हमें अब इससे मतलब नहीं है, बस हमको किससे मतलब है, इन्हीं दोनों से। देखिए उन्होंने इसका भविष्यवाणी किया था, उन्होंने इसका भविष्यवाणी किया था। इसके अलावा जो डी ब्लॉक में है, ये डी ब्लॉक में है स्कैंडियम, ठीक है ना, 21 है एटॉमिक नंबर, इसकी भविष्यवाणी उन्होंने किया था। तो देखिए भविष्यवाणी किया था तो इसका तो नाम पता है नहीं कि क्या है। तो देखिए ये गैलियम, उन्होंने ये खाली स्थान छोड़ दिया था, उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया था, ये खाली स्थान छोड़ दिया था, ठीक है ना, ये दोनों खाली स्थान छोड़ दिया था। आपको पता है कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, तो ये खाली स्थान छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या नाम दे, नाम तो पता नहीं है। तो ये एल्यूमिनियम के नीचे रखा जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा एका एल्यूमिनियम। क्या नाम रखा, एका एल्यूमिनियम, ठीक है ना। एका एल्यूमिनियम का मतलब यहाँ पर जो रखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या रखा गया, तो आज के डेट में यहाँ पर रखा गया है गैलियम। तो याद रखिएगा गैलियम का नाम है एका एल्यूमिनियम। अब देखिए यहाँ पर क्या रखे, तो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के नीचे क्या है, एका सिलिकॉन, तो एका सिलिकॉन किसका नाम है, जर्मेनियम का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये
एका बोरान है, ये बोरान के नीचे था। कब? जब मेंडलीव की आवर्तसारणी थी तब, ठीक है ना। तो ये भी थर्ड ए में है और ये क्या है, थर्ड बी में है। ये क्या है, ये थर्ड बी में है, ये थर्ड बी में है। तो मतलब दोनों तीन ही वर्ग में थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया, एका बोरान। ये बोरान के नीचे था। अब उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो कि एका बोरान का संबंध बोरान से नहीं बल्कि स्कैंडियम से है। एका एल्यूमिनियम का संबंध एल्यूमिनियम से न होकर के गैलियम से है। एका सिलिकॉन का संबंध सिलिकॉन से न होकर के जर्मेनियम से है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं हम लोगों का कहाँ चला गया भाई। इरेज करने के चक्कर में पूरा का पूरा गायब हो गया। अब आ गया, ये देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आप आंसर देंगे, एल्यूमिनियम भूल करके भी नहीं देंगे, ठीक है। गड़बड़ हो जा रहा है यहाँ पर लिखने में, अब इरेज करेंगे तो मिट जा रहा है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, समझिएगा आप कि यहाँ पर क्या है, एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे क्या था, तो गैलियम था। एल्यूमिनियम के नीचे क्या था, तो आंसर ये गैलियम है, यही याद रखिएगा, गैलियम। मैंने एक्सप्लेन भी करने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। स्कैंडियम का नाम क्या है, एका बोरान, एका बोरान, बोरान, ठीक है। और जो जर्मेनियम है तो एका एल्यूमिनियम, इसका क्या नाम है, एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, समझ जाइएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 60 न्यूटन बल आरोपित होता है। एक वस्तु पर कितने न्यूटन बल आरोपित होता है, 60। F बराबर 60 दे दिया है, ठीक है। देखिए कैसे पता करें, न्यूटन बल का मात्रक है, बल को F से दिखाते हैं। और वस्तु पर 4 मीटर, वस्तु 4 मीटर विस्थापित तो किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। कार्य बराबर W बराबर एफ डी कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर तो एंगल बन नहीं रहा है, तो सीधी सी बात F कितना है, 60 न्यूटन, और कितना विस्थापित हो रहा है, 4, तो 6 चौके 24, 240 जूल। जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया, बेहद आसान था और उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या ये भी मिट जाएगा, नहीं मिट रहा है, शुक्र है। अब देखिए, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है, क्रोमोजोम, नाभिक, केंद्रक, जीन। तो देखिए, क्रोमोजोम में खुद डीएनए होता है और डीएनए में जीन होता है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा जीन होगा। यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो होने वाले इन्फॉर्मेशन है उसको पहुँचाता है, जिससे पता चलता है कि मनुष्य का बेटा मनुष्य होगा। नहीं तो अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुआ तो आँख 2 की जगह 1 हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा, तो इसलिए यही इन्फॉर्मेशन देता है, यहाँ पर आंसर जीन होगा, ठीक है ना। केंद्रक, केंद्रक में ही क्रोमोजोम पाया जाता है, क्रोमोजोम में डीएनए, डीएनए पर छोटे छोटे ऐसे करके जीन पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा और आंसर आपका होगा जीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, mgh। अभी जस्ट कराए हैं, तो याद रखिएगा Pe बराबर mgh। क्यों, क्योंकि ये स्थिति पर होता है और ऊंचाई एक स्थिति है। 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन है, 8वां बायो से है, और यह क्वेश्चन है कि काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो यहाँ पर आंसर जो है बी सही है, अधोमुखी युग्मक विखंडन, ठीक है। यह होता है समसूत्री विभाजन द्वारा, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आंसर आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, काला जार के लिए उत्तरदायी अधोमुखी युग्मक विखंडन है। आगे क्या कह रहा है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आधा हो जाता है, तो 6 कार्बन परमाणु कितने हो जाएंगे, 3 कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और यहाँ से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में बदल जाता है, तो
एथिल एल्कोहल में बदल जाता है। अतः यहाँ पर जो है आंसर 3 होगा। देखिए जो आंसर नया लग रहा है उसको आप राइट डाउन करिएगा। फिर से न्यूमेरिकल है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। अब देखिए आपसे कह रहा है कुल बल कितना होगा, तो अब कुल बल क्या होता है, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। कुल बल तो इसी तरीके से होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए घूम जा रहा है, तो आंसर क्या है 10 5 15, 15 कहीं दिख रहा है, डी दिख रहा है, यही आंसर है। देखिए कुल बल जब पूछ देगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, यही ना कुल बल है। क्यों मैंने जोड़ा ही क्यों बताइए, घटाया क्यों नहीं। अरे भाई ये साफ साफ बोल रहा है कि ये एक वस्तु हो गया, यहाँ पर लग रहा है 5 न्यूटन का बल, ठीक है ना, और इसी दिशा में इसी पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो कुल कितना लग गया, 5 न्यूटन का बल लग गया कि नहीं लग गया। अगर यहीं ऐसे होता कि इधर से भी बल लग रहा है इधर से भी लग रहा है तो कुल बल 5 न्यूटन होता। क्यों, क्योंकि 10 - 5 बराबर 5। तो उम्मीद करता हूँ इसका भी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। अब देखिए 11, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इसका प्रतिबिंब होता है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, ऑप्शन है आपके पास आभासी लेकिन धुंधला, आभासी और बड़ा, वास्तविक लेकिन उल्टा, वास्तविक और बड़ा। देखिए आभासी तो चलेगा लेकिन धुंधला होगा, ये गलत है, धुंधला होगा तो वो यूज ही क्यों करेगा, ठीक है। आभासी होगा और बड़ा, याद रहे इसीलिए वो यूज करता है कि हमें बड़ा दिखाई दे। वास्तविक नहीं बनता है प्रतिबिंब, उल्टा बनता है, लेकिन यहाँ पर सीधा बनेगा, मैं बता रहा हूँ कि कैसे सीधा बनेगा। वास्तविक और बड़ा, बड़ा तो बनेगा तय है लेकिन वास्तविक नहीं बनता है। मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि वास्तविक कब बनता है और आभासी कब बनता है, बड़ा कब बनता है, छोटा कब बनता है। आइए तो हम लोग देखते हैं कैसे है। ये देखिए अवतल दर्पण ये होता है, अवतल दर्पण मतलब जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, ये देखिए, ठीक है, ये क्या है अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अब देखिए ये होता है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है पॉइंट, इसको पोल बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। अब ये जो है ये पूरा एरिया है वक्रता त्रिज्या है, ये पूरा एरिया क्या है, त्रिज्या, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि जब ये अवतल दर्पण है, आप समझ जाइएगा, बार बार समझाने की जरूरत ना पड़े। अगर दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना, ये फोकस हो गया, चाहे यहाँ प्रतिबिंब बने, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, चाहे अनंत पर बने, तो याद रहे हमेशा वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। जब दर्पण के आगे अर्थात अवतल दर्पण में सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अभी प्रश्न मत पूछिएगा कि क्यों वहाँ आभासी बना है, मैं अभी बता रहा हूँ। और उल्टा बनता है, क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक। लेकिन वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी जाती है तो वस्तु के बराबर, उल्टा तथा वास्तविक बनता है, ठीक। लेकिन अगर हम वस्तु को फोकस दूरी F और इस पोल के बीच में रख दें तो प्रतिबिंब पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है तथा आभासी। अगर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने तो उसे हम आभासी बोलते हैं। जैसे उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव पीछे बनता है, इसलिए वो आभासी होता है। समझ में आया। और अवतल दर्पण में वास्तविक। तो देखिए जब हम दांत में लगाएंगे, मुख में डालेंगे आपका वो दर्पण, तो बहुत नज़दीक न हो जाएगा, बहुत नज़दीक होगा, इसका मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, इसीलिए वो दर्पण से पीछे बनेगा, तो हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। और उस दांत से बड़ा दांत बन जाएगा, उसका बनने का मतलब चित्र दिखाएगा, प्रतिबिंब दिखाएगा, इसीलिए हम कहेंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर इसीलिए करता है कि उसका प्रतिबिंब आभासी परंतु बड़ा हो। समझ में आया। तो इसका आंसर उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा।
वास्तविक कब बनता है? दर्पण के आगे। आभासी कब बनता है? दर्पण के पीछे। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? ये देखिए आवर्त सारणी से जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। अब ये भी मैं बताऊंगा कि परमाणु आकार क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। परमाणु आकार घटता है, कैसे घटता है वो पर चर्चा हम कर लेते हैं डिटेल से, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंटों का शिकायत होता है कि सर ये बाहर ऊपर जाते हैं, दाएं जाते हैं, बाएं जाते हैं, समझ में नहीं आता है। ये देखिएगा मैं लिख दे रहा हूँ, 11 है सोडियम का, ना मग अल सी प स कल, ठीक है ना। देखिए 11 12 13 14 15 16 17। अब कह रहा है कि इधर से बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है? यही सवाल दिया है ना। परमाणु आकार, त्रिज्या का मतलब वही आकार, तो घटता है कि बढ़ता है? तो घटता है। कैसे घटता है भाई? देखिए क्या होता है, मैं एक ही दो बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 11 है, ये देखिए हमारा न्यूक्लियस हो गया, पहली कक्षा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा यहाँ पर कितने हो गए? 10 और एक यहाँ पर 11। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से इसमें क्या होगा? 1 2 3 12 हो जाएंगे, अंतिम में 2 होगा। ध्यान से समझिएगा। फिर क्या होगा? तीसरे वाले में 1 2 3 लिख दे रहा हूँ, तो इसमें 3 होगा। इतना से ही आप कंसेप्ट समझ जाएंगे। अब देखिए यह स्टेबल होने के लिए इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब ये 1 का अगर त्याग कर दे तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम क्या कर देता है? 1 त्याग कर देगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करेगा, लेकिन प्रोटॉन तो त्याग नहीं करेगा, तो इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 11 प्रोटॉन है। तो ये बताइए प्रोटॉन घूम रहे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो प्रोटॉन की पावर ज़्यादा है, प्रोटॉन की पावर क्या है? ज़्यादा है, तो इसको खींचेगा जब, तो ये क्या होगा? ये जो कक्षाएं हैं वो संकुचित होंगी। क्या होंगी? संकुचित होंगी। अब देखिए इसका तो ये हो गया, लेकिन अब जिसके पास 12, इसके पास 12 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक 12 है, तो 12 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 क्यों त्यागेगा? बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 त्यागेगा तभी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए ये 2 और 8 और 2 है, ये दोनों को वो त्याग देगा। अब देखिए 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को मिलकर तेजी से खींचेंगे, तो ये और ज़्यादा संकुचित होगा। ये जब और ज़्यादा संकुचित होगा तो इसकी परमाणु त्रिज्या कम हो रही है ना पहले से, और जब यहाँ पर 13 प्रोटॉन और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 13 और ज़्यादा तेज खींचेगा, तो ये और ज़्यादा संकुचित हो जाएगा। जब ये और ज़्यादा संकुचित होगी, इसकी परमाणु त्रिज्या और कम होगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं, आवर्त सारणी के दाहिने जाते हैं, देखिए ये वर्ग हो गया, ठीक है, और ये आवर्त हो गया। तो आवर्त में ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। क्या लिखेंगे आप? परमाणु त्रिज्या घटता है। अब उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी में मैं बता देता हूं, लेकिन जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। समझ में आया ना? वो भी कैसे बढ़ेगा मैं वो भी बता देता हूं आपको। चलिए उसको भी मैं समझा देता हूं। अब देखिए जैसे क्या होगा, हमारे लिए ना करो, ये के है पोटेशियम, रब से फरियाद, ठीक है ना। चलिए फरियाद की जरूरत नहीं है, अब यहीं तक कर देते हैं। हाइड्रोजन एक ही है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिएगा इसमें 1 और 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1। अब देखिए इससे परमाणु त्रिज्या अधिक है कि नहीं है? अब जब सोडियम का करेंगे तो 1 2 3, अब इससे अधिक है कि नहीं है? तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, अर्थात परमाणु का आकार बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, अर्थात परमाणु आकार का मान घटता है। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए आंसर आपका क्या होगा? 12 का आंसर होगा घटता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है। केमिस्ट्री से सवाल है और ये केमिस्ट्री से सवाल होने के नाते आपको क्या होगा, कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी। ये देखिए रटने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रहे, जब कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारेंगे तो उसका रंग सफ़ेद बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, सफ़ेद, ठीक है। त्वरण की विमा क्या होगी। अब देखिए विमा कैसे निकाला जाता है, तो हमने कहा था विमा निकालने के लिए आपको मूल राशियों का जो है ज्ञान होना चाहिए और उसको किससे दिखाते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। तो त्वरण का निकालने के लिए मैं बता देता हूँ बिना रटे कि आपको रटना नहीं है। देखिए पहली बात तो क्या है कि त्वरण बराबर होता क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। तो वेग परिवर्तन एक समय में होगा ना, तो वेग बटे समय लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, त्वरण है, ये ए बराबर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। अब वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर दूरी मतलब विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन लिख देता हूँ बटे समय लिखता हूँ, और नीचे भी एक समय है तो समय गुणे समय हो गया, ठीक है। अब देखिएगा विस्थापन मतलब एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी को लंबाई एल से दिखाते हैं, समय को क्या दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं, तो 2 बार टी हो जाएगा, ठीक। तो ये एल हो गया और टी ऊपर चला जाएगा तो माइनस टी पे -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो अब देखिए वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण करते हैं, तो यहाँ पर क्या निकला, एल टी इनवर्स 2। अब वही चीज़ ढूंढिए, एल टी इनवर्स 2, देखिए एल टी इनवर्स 2 यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये m का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए देता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए L1 लिखूँ चाहे ना लिखूँ, और t पे -2 था। अब ये देखिए m पे 0 लिख दिया, तो किसी भी पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, तो ले दे करके हमारे पास यही है, लेकिन यहाँ पर फंसाने के लिए m दे दिया है। तो यहाँ पर भी m क्या दिया है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर m का वैल्यू दिया है, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर m का वैल्यू दिया है, आंसर नहीं होगा। तो देखिए L टी इनवर्स 2 यही आंसर होगा, ठीक है। m का वैल्यू 0 दे दिया और देता है, ठीक है ना। कहीं कहीं m 0 L टी इनवर्स 2 देगा, बात एक ही है। अब देखिए कह रहा है दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है भाई, दो सतह अगर इक्वल नहीं है, इक्वल मतलब चिकना नहीं है, खुरदुरा है, दोनों अलग अलग हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, घर्षण लगता है। अगर घर्षण नहीं लगेगा तो आप फिसल जाएंगे। आप देखे ही होंगे, अब शूज पहनकर हम चलते हैं रोड पर, तो रोड भी खुरदुरा है, शूज भी खुरदुरा है। क्या है, इन दोनों के बीच घर्षण लगता है तभी चल पाते हैं। अगर हम कहीं ऐसे एकदम प्लास्टर वाले जगह पर चलते हैं, वो भी चप्पल पहनकर, और चप्पल के नीचे की तली चिकनी हो गई हो तो हम फिसल जाते हैं। मतलब यहाँ पर घर्षण के लिए अनियमितता चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन क्या है, कौन सा एक जटिल ऊतक है। तो यहाँ पर याद रहे जाइलम एक जटिल ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम संवहनी ऊतक कहलाते हैं, क्योंकि जाइलम जौ से जाइलम जल का संवहन करता है, रूट से जल को पूरे पौधे में भेजता है, तना हो, शाखा हो, पत्तियां हो, ठीक है। तो यह एक जटिल ऊतक है, याद रखिएगा। देखिए अब है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझाने के लिए मुझे स्ट्रक्चर फिर से बनाना पड़ेगा और आप समझ जाएंगे। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध, तो ये कहलाता है संतृप्त। क्या कहलाता है, संतृप्त। लेकिन यही जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसको हम बोलते हैं असंतृप्त। इन दोनों को क्या बोलेंगे, असंतृप्त। उम्मीद करता हूं ये संतृप्त और असंतृप्त का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे कैसे सर पहचाने, तो देखिए CH2 है, C2H2 है, C2H4 है और C2H6 है। एक फार्मूला भी होता है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, मैं वो बता देता हूं। लेकिन संयोजकता कितना होता है कार्बन का, 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 ही हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता, खत्म। यहाँ पर 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, देखिए ये कार्बन कार्बन को जोड़ दिए तो क्या 4 हाइड्रोजन है, नहीं है, तो ये खत्म मामला हो गया,
ठीक है ना। एक से कम 4 बॉन्ड बनने चाहिए ऐसे, और सब में जुड़ जाना चाहिए। तो C2H4 यहाँ पर देखिए 4 ही है, अभी भी 2 खाली है कि नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, यही होगा C2H6, यही आंसर है। अब देखिए क्या होता है, एक फार्मूला याद रखिए अगर हो सके तो। क्या होता है, CnH2n+2, ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र। कैसे करें, देखिए अगर सी कार्बन अगर 1 होगा अकेले, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, n का वैल्यू 1 रख दिए तो 2 1 कम 2 2 2 4, मतलब इसको हम बोलेंगे CH4। समझ में आया, ये क्या होगा CH4। अगर कार्बन की संख्या 2 होगी तो H कितना होगा, तो 2 दूनी के 4 4 2 6। अब यही देखिए आपका आंसर है C2H6, यही क्या है आपका आंसर है C2H6। तो उम्मीद करता हूं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आ जाएगा। जो हाइड्रोकार्बन CnH2n+2 को फॉलो करेगा संतृप्त कहलाएगा, जो नहीं फॉलो करेगा असंतृप्त कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अब कैसे याद रखें, तो अगर बाएं से दाएं अगर हम जा रहे हैं तो जो सबसे दाहिने में होगा वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो सबसे दाहिने में क्या है, क्लोरीन है। इससे पहले मैं आवर्त सारणी का बेसिक पढ़ाया हूं, जिसको आवर्त सारणी याद है आराम से कर ले जाएगा। तो बाएं से दाएं बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अतः क्लोरीन सबसे दाएं है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। याद रहे कि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर घटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक घर में 1 महीने के दौरान 150 यूनिट ऊर्जा का प्रयोग किया गया, जूल में ऊर्जा की मात्रा क्या है। तो देखिए यूनिट का मतलब क्या होता है, 150 यूनिट है। हमने सिखाया है आपको कि यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है यूनिट का मतलब, किलोवाट घंटा। तो यहाँ पर कितना है, 150 यूनिट का मतलब किलोवाट घंटा है। अब इसको चेंज करने के लिए जूल सेकेंड, इसको जूल में बदल दीजिए, तो किलोवाट को वाट में बदलिए, 1000 वाट से गुणा हो गया। घंटा को 3600 लिख दीजिए, क्यों, 60 गुणे 60 करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इसी को हल कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 छक्का 90, फिर 15 तिया 45, 45 9 54, ठीक है। अब 1 2 3 4 2 6 0, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 7 जीरो हो गया, ठीक है ना। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिख सकते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम ये लिख सकते हैं कि 5.4। अब देखिए दशमलव लग गया, तो इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 पे घाते 8। समझ में आया होगा। तो अब ऐसा क्वेश्चन कहाँ दिख रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए ये बहुत टफ सवाल नहीं है, हमारे लेक्चर को अगर पूरा प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो ये सवाल अपने आप कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने ऐसा सवाल बताया है। अब अगला क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होगा। किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होगा। आयनीकरण ऊर्जा किस में होना चाहिए जानते हैं, आयनीकरण का मतलब क्या है, जो कौन जल्दी आयनित हो जाता है। आपको क्या लगता है इसमें से कौन जल्दी आयनित हो जाएगा, क्या नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन या हाइड्रोजन। तो एक बात याद रखिएगा कि सभी के सभी क्या, हे नानी आराम कर, याद आया कुछ कि नहीं। तो यहाँ पर सभी के सभी क्या हैं, अक्रिय गैस तत्व हैं। अक्रिय गैस तत्व में सबसे ऊपर जो होगा उसकी आयनीकरण ऊर्जा उच्च होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है, कम होता रहता है। तो यहाँ पर हीलियम आपका आंसर सही होगा, याद कर लीजिएगा। केवल और केवल इस ऑप्शन के अनुसार ही ये आंसर सही है, अगर इसके अलावा कुछ अन्य होता तो यहाँ पर हीलियम कतई आंसर सही नहीं होता। अब ये देखिए अंतिम सवाल है हम लोगों का, कह रहा है जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। तो देखिए हमने पढ़ाया है ना कि बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होने का क्या तात्पर्य है, उसका तात्पर्य है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो या उसकी बाह्य कोश पूरी तरह से भरा हो। देखिए हीलियम का 2 है ना, तो हीलियम के एक ही कक्षा होता है, उसमें 2 होता है, यह पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब देखिए चलिए नियॉन की बात करते हैं।
नियान का 10 होता है ना, तो 2 और 8, ये देखिए दूसरे में 8 है, अष्टक नियम का पालन कर रहा है, अर्थात यहाँ पर इनकी संयोजकता कुछ भी नहीं होगी, इनकी संयोजकता कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर आंसर जो होगा 0 होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। मैं अंधेरे कमरे में बैठ करके यह आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है, और जितना भी प्रयास किया हूँ मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और भविष्य के लिए शुभकामनाएं आप लोगों को।